महाराष्ट्र राज्य का महानगर पुणे, जो अपने आप में एक समृद्ध शहर है, जहां एक तरफ कई मल्टीनेशनल कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन हब होने की वजह से पुणे देश के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए राज्य सरकार ने साल 1997 में शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का फैसला किया, जिसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को रिंग रोड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब चूंकि ये राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना थी, लिहाजा MSRDC ने युद्ध स्तर पर इस योजना के लिए टीम बनाई और रिंग रोड की प्लानिंग का काम शुरू कर दिया। जैसा कि हमारे देश की सरकारी व्यवस्था में हिला हवाली की एक अटूट परंपरा रही है, तो ऐसे में MSRDC इस अटूट परंपरा से अलग कैसे हो सकता था। लिहाजा इस योजना को भी लेट लतीफी का ग्रहण लगना शुरू हो गया। साल 2013 में पुणे मेट्रो क्षेत्रीय विकास प्रशासन को भी एक रिंग रोड बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही रूट पर दो रिंग रोड आखिर कैसे बनेंगी, तो आप सही सोच रहे हैं। और रिंग रोड के आसपास कंस्ट्रक्शन की परमिशन है क्या? रिंग रोड के आसपास जो इलाके नहीं, इसमें नहीं। अभी आप प्रश्न न करें। ओके। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और इस पूरे मामले पर उनकी भी नजर है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब खुद नितिन गडकरी के संज्ञान में ये मामला है, फिर अधिकारियों की ये मनमानी आखिर कैसे चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार देर से ही सही मगर जागी और इस पूरे मामले में समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी भी बना दी गई। मगर जिन लोगों ने इस योजना के नाम पर खुलेआम मनमानी की और सरकार को गुमराह किया, अब उन्हीं अधिकारियों को ही यह काम सौंपा गया है। यानी कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली का काम सौंप दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने हमें 2014 में MSRDC को इम्प्लीमेंट एजेंसी अपॉइंट करके कहा गया कि हम इस शहर को एक नया रिंग रोड प्लान करें और रिंग रोड से उर्से टोल से नासिक रोड को डायरेक्ट जा सके, या नासिक से इधर डायरेक्ट मुंबई की तरफ आ सके, या अहमदनगर से या औरंगाबाद से जो ट्रैफिक आती है वो डायरेक्टली तलेगांव तक आ सके और एक्सप्रेसवे या NH4 पर जा सके, या शोलापुर से भी वैसे आ सके। इस तरीके से इनफैक्ट इसका स्टडी करने के लिए हमने वी अपॉइंटेड AECOM, एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट फर्म है। आपने कहा है कि इसकी क्या प्राइस है, तो हमने ईस्टर्न पार्ट के लिए उनको 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वेस्टर्न पार्ट के लिए मुझे लगता है 7-8 करोड़ का कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके लिए यूरो स्टूडियो नाम की कंसल्टेंट फर्म है। इन द मीन टाइम PMRDA आल्सो वेंट अहेड। उन्होंने कहा कि हम हमारा भी रिंग रोड करेंगे। अब ये उनका जो रिंग रोड का सवाल है, सिटी में पहले ये रिंग रोड है ऐसा सिटी को लग के हगिंग द सिटी, यानी पहले 2007 में एक नोटिफिकेशन हुआ था, वो ऑलमोस्ट सिटी को लग के है, यानी सिटी में उसकी भी ज़रूरत है। उसमें एक ही इशू आ रहा था, पहला क्वाड्रेंट जो है उर्से से लेके नासिक रोड तक का, यहाँ हमारा अलाइनमेंट ओवरलैप हो रहा था और यहाँ से लेके यानी नासिक रोड से कुर्ली से लेके ये लोनीकंज जो नगर अहमदनगर औरंगाबाद रोड है, उसके ऊपर ये लोनीकंज, ये जो 25 किलोमीटर का क्वाड्रेंट है, इसमें उनका 10 किलोमीटर का अलाइनमेंट बहुत नज़दीक आ रहा था। बाकी जो अलाइनमेंट है 3-4 किलोमीटर दूर है हमारा। तो बेसिकली थ्रू एंड थ्रू ट्रैफिक के लिए अभी उनका वेस्टर्न अलाइनमेंट तो ऑलमोस्ट इट इज़ हगिंग दी वेस्टर्न पार्ट लाइक बानेर एक्सेट्रा। तो इसमें PMRDA और MSRDC ये दोनों मिलके काम करने वाले हैं? नहीं, हम दोनों के भी रिंग रोड अभी इसके ऊपर फिर ये अलाइनमेंट का इशू लेकर गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट नंबर 1 और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD इंक्लूडिंग CMD, MSRDC और PMRDA के कमिश्नर, ये 4 लोगों का कमिटी बनाया एंड दैट मीटिंग टुक प्लेस लास्ट वीक। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट
प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD, ECMD MSRDC एंड PMRD के कमिश्नर, हम 4 लोगों की कमेटी बनाई गवर्नमेंट। MSRDC का जो रिंग रोड बनेगा वो एक्सप्रेसवे के पैटर्न पे रहेगा, 120 मीटर का, 110 मीटर का, क्योंकि एक्सप्रेसवे उसकी विड्थ 90 मीटर से लेके 120 मीटर तक का है उसको, तो हम 110 मीटर का अलाइनमेंट लेके जाते हैं। थ्रू एंड थ्रू 8 लेन ट्रैफिक जाएंगे, सर्विस रोड होंगे, क्योंकि सर्विस ये अर्बन रिंग रोड है तो उसको सर्विस रोड भी लोगों को एक्सेस देना पड़ेगा। इसमें हमने जो रिंग रोड स्ट्रक्चर आपने जो डेवलप किया है या जो बनाने वाले हैं, उसमें आपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर बसेस ऐसा कुछ एक्सप्रेस वो सर्विस रोड पे, 2 व्हीलर्स वगैरह लोकल ट्रैफिक के लिए जो चलेंगे वो सर्विस रोड पे चलेंगे। थ्रू एंड थ्रू ट्रैफिक के लिए इट इज ओनली दी हेवी व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स। लेकिन ये 170 किलोमीटर जो है इट इज मच लॉन्गर देन मुंबई पुणे एक्सप्रेस एंड इट इज प्लानिंग साइमल्टेनियसली कि आसपास डेवलपमेंट कैसी हो। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के वो सिर्फ रोड बना, उसके साथ साथ जैसे सिटीज़ डेवलप हो रही थी उसका नेचर क्या होगा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। उस पर मॉडर्न प्रोविजन किया है हमने रिंग रोड के आसपास में कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। रिंग रोड लोगों का एक बहुत डर होता है कि ये रोड से कितने दूर तक, तो उसका स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन है, GRs है, ऑर्डर्स है कि सेंटर पॉइंट से 75 मीटर तक, यानी उनको एक बफर जोन, इनफैक्ट एक बिल्डिंग लाइन होती है, कंट्रोल लाइन होती है, तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा रोड ही एक्सेस कंट्रोल होगा। तो बिल्डिंग लाइन से कंस्ट्रक्शन किया तो इशू नहीं हो। सेंटर से हमारा 120 मीटर का रोड है, तो सेंटर से सपोज 75 मीटर 75 मीटर का है, तो हमारे राइट ऑफ वे से 15 मीटर ही अंदर जाएगा, बहुत उसको सेटबैक नहीं है। सर अभी सर्वे में ऐसा, सर्वेक्षण में आपके उसमें कंपनी जो वर्कआउट कर रही है उसमें ऐसा ध्यान में आया है कि पुराना जो रिंग रोड है और अभी नया जो रिंग रोड प्लान हुआ है इसमें 45 किलोमीटर का ओवरलैपिंग आया है। 35 किलोमीटर, सॉरी। वो इसलिए हमने वो PMRD कहा कि हम ओवरलैप नहीं करेंगे, वो PMRD करेगी। अच्छा, तो सर 2 रोड क्या जरूरत सिंगल रोड ओवरलैप है तो एक ही करेंगे ना, 2 रोड क्यों करेंगे? ठीक है, तो कौन सा हमने प्रेफरेबल कौन सा रखा है? हमारा ओवरलैप हो रहा है, मतलब दोनों का सिंपल सेम प्रेफरेंस था ना। अच्छा। ओवरलैप का मतलब क्या है, हमारी ये अलाइनमेंट है, उनकी भी वही अलाइनमेंट है, वहाँ डबल है ही नहीं, और नज़दीक का था। पहले 25 किलोमीटर में ओवरलैप था, अगले 10 किलोमीटर में ऐसा था कि वो बहुत नज़दीक थे। तो हमने कहा इतना नज़दीक होने की जरूरत नहीं, आप कर लो। जहाँ हमारा डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, दैट न्यू एरिया ओपन्स अप, सो वी गो फ्रॉम देयर। एक्चुअली पिछले 15-20 सालों से रिंग रोड के करीबन 3 ऑप्शन सामने आए थे और तीनों ऑप्शंस ऑलमोस्ट ओवरलैप थे। बीच में हमने रिक्वेस्ट की थी कि साथ से रिंग रोड जाने के बजाय एक ही रिंग रोड भले बड़ा करे, उनकी चौड़ाई बड़ी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 3 या 2 या ज़्यादा रिंग रोड करने के बजाय एक ही रिंग रोड हो जाए। उसके बारे में आगे गार्डियन मिनिस्टर और MSRDC मिनिस्टर, उन दोनों के बीच में रिसेंटली कुछ तय हुआ है और एक रोड के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है, पता नहीं कौन सा है, बट रिंग रोड तो होना ज़रूरी है। एक्चुअली डिले की वजह जो है 2 अलग अलग एजेंसी है, PMRD और MSRDC। इसी की वजह से पिछले 3-4 सालों से ये विलम्ब हुआ है, देरी हुई है। पता नहीं अभी कौन एजेंसी ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। मेरे जानकारी के अनुसार MSRDC ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगी, ऐसी मेरी जानकारी है, पता नहीं आगे एक्चुअली में क्या है। पिछली बार हमारी जो मीटिंग हुई थी, दिल्ली में हुई थी, बम्बई में भी मीटिंग हुई, केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ भी मीटिंग हुई थी, पुणे के सारे हम अफसर लोग और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ उपस्थित थे। उसके बाद भी डिले का कारण मेन तो ये है कि 2 अलग अलग एजेंसी, उन दोनों के बीच में क्लैश और लोगों में एक सहमति नहीं है। फार्मर्स लोगों में सहमति न होने के कारण लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए कि भाई आपकी ज़मीन जा रही है, इतना उसका मुआवजा मिलेगा। ये लोगों को ठीक तरह से कन्विंस ना करने की वजह से डिले हो रहा है। रिंग रोड हो रहा है, आपकी क्या है उसमें ऑब्जेक्शन है रिंग रोड के लिए? पहले 90 मीटर का रोड किया था, उसके बाद में उन्होंने 110 मीटर का किया। अगर उसका कुछ खेती वालों को कुछ जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं, और उन्होंने खाली इधर मतलब जगह पे आपकी खेती है क्या?
हाँ, खेती है ना वहाँ पे, सब खेती, मतलब इतना वाइड रिंग रोड है उसमें हमारा सब खेती वगैरह, सब घरवार वगैरह सब पूरा जाता है उसमें। और उन्होंने ऐसा कुछ जगह पे आके सर्वे नहीं किया है, ये खाली ऑफिस में बैठ के काम किया है, सर्कल बना के खाली। तो आपका क्या कहना है? ये पूरा डिटेल सर्वे होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से नहीं, उसमें बीच में रेलवे कहाँ आता है, कहाँ ब्रिज बनाना पड़ता है। खाली मतलब मैप पे ऑफिस में बैठ के मैप पे ऐसा सर्कल बनाया हो गया रिंग रोड, ये ऐसा ही दिख रहा है मेरे को। और यहाँ जगह पे 3 रिंग रोड दिख रहे हैं, एक PMRD का है, एक PWD ने एक रिंग रोड डाला है, एक MSRDC ने एक रिंग रोड डाला है। ऐसा एक गांव को लगकर दूसरे गांव में MSRDC ने डाला, और उसके बाजू में वही गांव में PWD ने डाला। ये ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट के 3 जो विभाग है उसमें कुछ तालमेल है ही नहीं। जो कि संरचना कैसे होगी, टेक्निकली संरचना का? हाँ, टेक्निकली तो इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड पे ये संरचना की जाएगी और उसके हिसाब से ही काम हो जाएगा। अभी हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर ये पूरा बड़ा चौराहा आप देख सकते हैं, जहां पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से या हमारे सड़क विभाग की तरफ से पूरी तरीके से हर एक सुविधा देने की कोशिश की गई है, जिसमें अलग अलग लेन बनाने की कोशिश की गई है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको मिलेगी, सजावट की पूरी कोशिशें यहाँ पर की गई हैं, जिससे कि जो चौराहा है ये अच्छा लगे। लेकिन खामियाँ हैं, जिन खामियों को आज हम उजागर कर रहे हैं और संजय जी हमें इस पर लगातार बता रहे हैं। संजय जी के पास मैं आना चाहूँगा। संजय जी, आप, हालांकि अगर हम अथॉरिटी के पास जाएं तो वो इसे सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी मानेगी, क्योंकि ऐसे चौराहे अमूमन हमारे देश के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पूरी सुविधा जो है दी गई है। क्या क्या जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो आप इसमें देखते हैं? जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी चौक आप भारत में कहीं पर भी देखोगे, और आप इसमें आइलैंड देखोगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सिग्नल है, सब कुछ है, तो फिर खामियां क्या है? देखिए, मैं आप एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ हम देखते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सामने बिल्कुल आइलैंड आया है जी। अगर आदमी रोड क्रॉस भी करता है तो सीधा आइलैंड में जाके टकराता है जी। ये सबसे बड़ी खामी है। दूसरी बात, हर व्हीकल आज ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके रुकी हुए। क्यों? क्योंकि हर सिग्नल ये चौक के बाद है, जबकि हर सिग्नल ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले चाहिए, ताकि हर व्हीकल ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुके। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि इतने बड़े चौक को जब हम लोग कोई सड़क क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के लिए एक मापदंड होता है कि चारों ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक साथ मिलनी चाहिए। तो चारों ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक साथ मिली नहीं है। आइए वहाँ देखते हैं। तो पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई, सामने आइलैंड आया, तो वापस उसके बाजू में दूसरी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जगह है, हम काम भी करते हैं, अधिकारी भी काम करते हैं, खर्चा भी होता है, लेकिन वी आर वीक इन माइक्रो डिटेलिंग। सूक्ष्म ब्यौरे की कमी है। सूक्ष्म ब्यौरे कभी कभी होते भी होंगे, लेकिन वो सूक्ष्म एग्जीक्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल, जो माइक्रो, जो तमाम चीजें बारीकी से जांची परखी जानी चाहिए, वो नहीं है। संजय जी, मार्किंग किस तरीके की हो? क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें कोई मार्किंग जो है नजर नहीं आ रही है, या खास मार्किंग यहाँ पर नहीं है। जब भी हम कोई सड़क व्यवस्था बनाते हैं तो सबसे अहम बात है मार्किंग्स। किसी भी सड़क पर अगर मार्किंग नहीं है तो वो सड़क पूरा इनडिसिप्लिन होना ही है, सड़क की यातायात इनडिसिप्लिन होना ही है। मानो हम जहाँ खड़े हैं इतने बड़े चौराहे पर कहीं पर सर्कल मार्किंग नहीं है, तो देखिए सब व्हीकल्स या यातायात किस तरह से जा रही है। हम खड़े इस तरफ है लेकिन यातायात उस तरफ से जा रही है, बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल लेन मार्किंग एनीवेयर। ना टू व्हीलर के लिए सेपरेट मार्किंग का है, ना बसेस के लिए है, ना कार के लिए है जी। तो यातायात तो इनडिसिप्लिन होनी ही होनी। कोई क्या क्या मार्किंग को लेकर इसमें दिक्कतें हैं? जी देखिए, पहली बात तो 100 फीट जब चौड़ी रोड होती है, सड़क होती है, 100 फीट माने 30 मीटर, तो उसमें बस के लिए स्वतंत्र मार्गिका होनी चाहिए जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगा। टू व्हीलर के वाले के लिए चाहिए, कार और ट्रक, ये 4 लेन और 4 लेन आने वाली, 4 लेन जाने वाली, 8 लेन की मार्किंग इसमें आराम से हम डलवा सकते हैं, जिससे ट्रैफिक तो डिसिप्लिन होगी ही, लेकिन 70% एक्सीडेंट विल बी रिड्यूस। बिकॉज लोगों की मानसिकता ऐसी होती है ना, जैसे हमने लेन देखी तो 80% व्हीकल अपने लेन में चलती है। अगर कोई व्हीकल अपने लेन में नहीं भी चलती है तो बाकी व्हीकल वाले उसको टोकते हैं, तो सब जाके कुल मिलाकर सिर्फ 2 या 5% हमको
सज़ा देनी पड़ती है, दंड देना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, यार इतनी बड़ी सड़क बना दी, हमारा काम हो गया। मैं वापस दोहराता हूँ कि बड़े बड़े काम होते हैं, उसमें कभी कभार गलती नहीं होती है, बड़ी गलती भी नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे काम छूटने से उसका एक कियास बनता है। जैसा हम आप सामने देख रहे हैं, 100 फुट चौड़ी सड़क होने के बाद भी अगर यहाँ मार्किंग होती है इसमें जो अभी हमें नज़र नहीं आ रही है, तो उससे क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें सुधार आ जाएगा, क्या इसमें ऐसा मूलचूल परिवर्तन हो जाएगा एकदम? जी, अभी हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर कहीं भी घुस रहा है, जहाँ पर स्पेस दिखी टू व्हीलर चला गया, उसकी गलती नहीं है, वो उसको खुद की लेन नहीं है। लेकिन अगर हमने एक टू व्हीलर की यहाँ 2 लेन डाल दी, एक स्मॉल स्पीड, एक हाइयर स्पीड, फिर एक बस की लेन डाल दी और कार वालों की लेन डाल दी, तो 80% यातायात सुचारू होगी। बिकॉज पीपल विल रियलाइज, और जब पूरे देश में ये होगा ना, तो अपने आप लोगों को थोड़ा खुद का खुद डिसिप्लिन भी आएगा। हम नोएडा में मौजूद हैं तो हम यहाँ का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये सारी दिक्कतें जिनका हमने आज जिक्र किया है वो हर एक रोड पर आपको देश में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि तमाम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं वो इसी तर्जी पर काम कर रहे हैं, यानी सिस्टम में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं खामी है जिसे सुधारा जाना चाहिए। आज हमने आपको जिस रोड का हमने जिक्र किया है, अगर आप ज़रा उस पर एक बार नज़र डालें, हालांकि अथॉरिटी की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि रेलवे यहाँ पर जो है एक साइकिल ट्रैक जो है वो बनाया जाए, साथ ही एक सर्विस लेन भी यहाँ पर दी गई है, लेकिन संजय जी इसे वेस्ट ऑफ स्पेस कह रहे हैं। संजय जी, आप इसे वेस्ट ऑफ स्पेस कह रहे हैं? जी, जैसा हमने अभी देखा कि 100 फीट मेन सड़क है वाइड, और तकरीबन ये 45 से 40 फीट चौड़ी स्पेस है, जहाँ पर एक फुटपाथ डिज़ाइन किया है, एक सर्विस रोड डिज़ाइन किया गया है और एक साइकिल वे, और साथ में नाली इट्स सॉरी टू से लाइक दिस, और पेड़। मुझे बताइए, जब तकरीबन 100 प्लस 35 प्लस 35 170 180 फीट चौड़ी जब आपके सड़क हो और पार्किंग के लिए स्पेस नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप फुटपाथ को देखिए, इसी फुटपाथ पे वापस प्लांटेशन की गई है, और इस फुटपाथ पे अभी एक भी आदमी आपको चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो कंटिन्यू फ्री स्पेस फॉर द वॉकिंग। आदमी के लिए चलने के लिए ठीक तरह से जगह ही नहीं है। बाद में साइकिल ट्रैक के बीच में पेड़ आया है, और सबसे अहम बात, जब हम इतने करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, तो हम ड्रेनेज सिस्टम नहीं डलवाएंगे, हम नाली सिस्टम रखेंगे? ये किस तरह का प्लानिंग है, और किस तरह के करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं देश के? क्या होना चाहिए इसके बजाय? जब कोई भी सड़क हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो भारत में क्या होता है, पहले सड़क डिज़ाइन की जाती है और फिर वो बना के छोड़ी जाती है, और बाद में फिर उसका डिटेलिंग होता है। जबकि पूरी दुनिया में जो मैंने भी किया है कि सड़क डिज़ाइन करते वक्त उसकी लेन मार्किंग्स, यातायात की व्यवस्था, पेड़ लगाने की व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था, फुटपाथ, पार्किंग, सिग्नल्स, जेब्रा क्रॉसिंग, हर एक माइक्रो डिटेलिंग में वो सड़क पेज पर हम लेते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्टूडियो में, और बाद में वो सड़क बनती है। इसका सबसे और एक मैं उदाहरण दूंगा, पुणे में यही हो रहा है। पुणे में एक रिंग रोड बन रही है, तकरीबन 110 मीटर चौड़ी, माने 360 फीट चौड़ी। उसका क्रॉस सेक्शन मैं स्टूडियो में दिखाऊंगा। सेम प्रॉब्लम विल फेस इन पुणे विच यू आर फेसिंग इन नोएडा। सिर्फ सड़क का आपने प्लानिंग कर दिया है, सड़क की यातायात का पार्किंग, उड्डान पुलों का पार्किंग, आदमियों को जाने आने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। मैं वापस आके रुक रहा हूँ कि वी आर वीक इन माइक्रो डिटेलिंग। ये सिस्टम में खराबी है। मैं नहीं बोलूँगा कि ये भ्रष्टाचार है, अधिकारी काम नहीं कर रहे, लोग में समझ कम, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। ये हमारे सिस्टम में ही नहीं है कि हर माइक्रो डिटेलिंग पहले साथ में होगी, उसको दिखाया जाएगा, उसका एनिमेशन होगा, लोगों के सामने रखा जाएगा, लोगों की साइन होगी, अधिकारियों की साइन होगी, और फिर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, उस पर साइन होगी, और फिर एक थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल होगा, जो वो साइन के हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो कंपनी को पकड़ेगा। ये सिस्टम नहीं है। दैट्स वाई वी आर सफरिंग फ्रॉम द ऑल प्रॉब्लम्स, दो वी आर एक्सपेंड अ लॉट। यानी जो सिस्टम है वो सुधारने की ज़रूरत है। हम भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट भी एक तस्वीर है, यानी जो हमारा सिस्टम है उसमें सुधार की ज़रूरत है। एक बारीक से बारीक जो चीज़ें हैं एक सिस्टम में होनी चाहिए, उसे सुधारने की ज़रूरत है। करें तकरीबन ये 40 फीट के आसपास जो है ये रोड है, इसमें क्या कुछ जो है दिक्कतें हैं?
देखिए ये इंटरनल सड़क जो है ये भी तकरीबन 45 से 50 फीट चौड़ी है, माने 12 से 15 मीटर पकड़ लो, 15 ज़्यादा ही होगी। अगर 15 से 17 मीटर आपके पास चौड़ी सड़क है और फिर भी आप देखिए कितना इनडिसिप्लिन पार्किंग सिस्टम है। पब्लिक को, आम आदमी को चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, वापस वही नाला सिस्टम है, और बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए किस तरह से स्लोप बनवाए गए। जो किसी भी अगर बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए बाहर से स्लोप आती है तो वो जगह वेस्ट होती है, जबकि ये सरकारी जगह है, ये सड़क की जगह है, ये किसी प्राइवेट की नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने कार लगा दी और देयर इज़ नो पार्किंग फॉर द कार के लिए कोई मार्किंग नहीं है ना, किसने कैसे भी कार लगा दी। तो देखिए दोनों तरफ से तकरीबन 15-30 फुट ऐसे ही वेस्ट हुए, फिर नाली में वेस्ट हुए। तो आदमी चलेगा कहाँ? तो आदमी बीच में से चलेगा, क्योंकि जनरली आदमी जहाँ प्लेन साफ़ सुथरी जगह है वहीं चलता है। चाहे वो फुटपाथ भी अगर साफ़ सुथरा है तो वो फुटपाथ पे चलेगा, लेकिन वो नहीं होगा तो वो सड़क पे से चलेगा। और फिर हम लोग चिल्लाएंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, सड़क के बीच में से चल रहा है। तकरीबन ये 50 फुट चौड़ी सड़क है, तो दोनों तरफ पहले 7-7 फुट विड्थ की पार्किंग्स होनी चाहिए, एंड इट इज़ ऑल पैरेलल पार्किंग, समांतर पार्किंग, नॉट अ राइट एंगल पार्किंग। राइट एंगल पार्किंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं और गाड़ी निकालने वक्त क्या करते हैं, पूरा गाड़ी पीछे आती है और फिर मुड़ के चली जाती है। तो अगेन इट इज़ वेस्टेज ऑफ स्पेस एंड एट दिस टाइम इट इज़ अ वेरी रिस्की, क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही है वो रुकेगी। इतनी बड़ी खतरनाक पार्किंग व्यवस्था शायद भारत में ही होगी। अगर आपने कहा कि फुटपाथ होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर किसी भी दरवाजे के सामने से फुटपाथ को बनाते हैं तो जाहिर है किसी भी घर के अंदर एंट्री करने में वो एक बाधक बनेगा या वो एक हर्डल बनेगा, उसका क्या सॉल्यूशन है? जी, कैसा होता है, जैसे मैंने बताया कि 50 फुट चौड़ी सड़क है, तो दोनों तरफ माने हमने 5-5 फुट या 7-7 फुट विड्थ के फुटपाथ रखे हैं। तो फुटपाथ का जो हाइट होती है ना, इट शुड बी 100 mm, 4 इंच प्लेन। 4 इंच प्लेन जो हाइट है वहाँ से गाड़ी आसान अंदर जा सकती है, बाहर भी आ सकती है। हाँ, लेकिन उसमें एक होगा कि कोठी के अंदर जाने के जो स्लोप आपने अभी बाहर से लिए है वो अंदर से लेने होंगे, क्योंकि वो मालिक की वो जिम्मेदारी है, ना कि सरकार की। अंदर का स्लोप चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तब जाके आपको ये सभी सड़क जो है ये अमेरिका, दुबई जैसे तभी दिखेगी तब हम पूरी चौड़ाई का इस्तेमाल करेंगे, दोनों तरफ फुटपाथ डलवाएंगे, जिसका मैं स्केच आपको स्टूडियो में दिखाऊंगा कितने नाप होने चाहिए। दोनों तरफ पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग भी होनी चाहिए, बिकॉज लोग अगर टैक्स देते हैं तो उनको पार्किंग का रोड पे पूरा अधिकार है। मैं कहीं पर ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ पार्किंग नहीं करवाना, बिकॉज आई एम द टैक्स पेयर। ये भी बहुत बड़ी कंसेप्ट है। और फिर चलने के लिए हुआ, पार्किंग के लिए हुआ, तो बीच में ऑटोमेटिकली अंदाजन 30 फुट सड़क बनती है, जो आराम से, जहाँ पर 2 कार आराम से नहीं 4 कार पास हो सकती है। यानी कि चाहे वो हाईवे हो या फिर इंटरनल रोड्स हो, और उसकी चौड़ाई चाहे 100 फीट की हो या फिर 15 फीट की हो, उसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। मैं 5 से 6 साल पे इस पर लगातार काम कर रहा हूँ, और रिंग रोड को लेकर मैं तो अभी पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। 28 मार्च को एक आर्टिकल पुणे के अखबार में आया कि 2 रिंग रोड बन रहे हैं, तो मैं बहुत चक्कर आ गया। एक शहर के इर्द गिर्द 2 रिंग रोड क्यों? मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, खरीदना कोशिश किया। सुजीत भाई, ये नॉट इमेजिन, एक रिंग रोड बन रही है 21,000 करोड़ रुपए की लगभग, और दूसरी बन रही है 17,500 करोड़ रुपए की। कुल मिलाकर 38,500 करोड़ के रिंग रोड सिर्फ पुणे शहर के इर्द गिर्द बनने जा रहे हैं। अब की कुछ हुआ नहीं है। तो भारत में कितने ऐसे शहर है, कितने गांव है जहां पर कितना ये इनडिसिप्लिन काम चल रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि अगर पुणे शहर के अंदर ये स्थिति है तो पूरे देश के अंदर क्या कुछ स्थिति होगी। जी बिल्कुल। तो ये जो खामी है, ये भ्रष्टाचार है या फिर हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है? जिस तरीके का एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ समन्वय होना चाहिए या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या ये उसकी कमी है? सुंदर, बिल्कुल सही बात। अभी क्या हो रहा है, मैं अपनी सरकार काम कर रही है, अधिकारी भी काम कर रही है, जनता भी साथ दे रही है, फिर भी हमारे सिस्टम में सबसे खामी है, इनको जोड़ने की एक कड़ी नहीं है, एक डिपार्टमेंट नहीं है, एक संस्था नहीं है, और जो केंद्रीय स्तर की हो। मैं खुद, आप मानोगे नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, MSRDC के ऑफिसर्स, यू नेम द ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स, मैं मेरा पिछले 3 साल में हर तरफ प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, और सब ने तहे दिल से माना भी है
इट्स अ वेरी बिग वन, ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसको केंद्रीय स्तर पे से लाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो काम किया है उसमें 24 से 100 प्रकार के प्रमाणीकरण है जो अभी इंडियन रोड कांग्रेस कर रहा है, करता भी है, एग्जीक्यूशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। फिर हर एक डिपार्टमेंट अलग है, इतने बड़े देशों में डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, लेकिन एक कंसोलिडेटेड डिपार्टमेंट इस तरह से होना चाहिए जो पूरी जवाबदेह हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसका क्वालिटी कंट्रोल भी करे। वो अभी नहीं है, इसलिए आप देख रहे हो कि पूर्णा के इर्द गिर्द 2 रिंग रोड बनने जा रहे हैं। और मैंने कल रात में न्यूज़ सुनी, कल रात माने 24 अप्रैल 2017 को न्यूज़ सुनी कि उसमें एक रिंग रोड पे स्टे आ गया। हाउ इट कैन हैपन? इट विल हैपन ओनली इन इंडिया। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं नाराज हो रहा हूँ कि इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, इतने अधिकारी काम करने के बाद, अपनी सरकार होने के बाद अगर ये होता है तो निश्चित सिस्टम फॉल्ट है और उस सिस्टम फॉल्ट सुधारने का काम हमको करना चाहिए। जी, आखिर फिर ये सिस्टम सुधरेगा कैसे, सवाल ये भी। जी जी, तो मैंने ये जो योजना लिखी है पिछले 4 साल में इस पर काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है न्यू रोड एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ऑफ एंटायर इंडिया। ये प्लानिंग है, वह योजना है जिसमें 80 से 90 प्रॉब्लम 80 से 90% प्रॉब्लम मैंने विजुलाइज किए हैं और उसका समाधान दिया है, जिसमें एक सॉल्यूशन है कि केंद्रीय स्तर पे एक डिपार्टमेंट होगा जो सबका समन्वय करेगा और नेचुरली वो टेक्निकल होगा। अभी क्या हो रहा है सिस्टम में, IAS ऑफिसर्स है, प्रशासन के अधिकारी है, वो काम तो करते जा रहे हैं, लेकिन आरटीओ वाला बोलता है नहीं ये आरटीओ का है, फिर NHAI वाला बोलता है मेरा काम नहीं है, कॉर्पोरेशन के वाले बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है। कर तो सभी रहे हैं बट दे कांट इंटरलिंक टुगेदर, कोऑर्डिनेशन नहीं है और दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट जो ये डिपार्टमेंट करेगा। न्यू रोड एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ऑफ इंडिया ये वही डिपार्टमेंट है कि कलेक्टिवली कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तो देगा, लेकिन कलेक्टिवली जिम्मेदारी भी लेगा और ऊपर से लेकर नीचे तक एक हायरार्की का मॉडल तैयार करेगा और सबका समन्वय साथ लेके, खास करके जनता का। एक बड़ा उदाहरण मैं दे दूं, जब ये रिंग रोड का प्रावधान आया तो बन गया, प्लानिंग पे मोटा मोटी बन गया, उसके बाद गवर्नमेंट के अधिकारियों ने एक पेपर आउट किया कि जिसका विरोध है या जिसको सुझाव देना है वो आज से फलाना डेट से 30 दिन में सुझाव दे दे या विरोध दर्शाए। भाई मेरे, एक डिपार्टमेंट 20 साल से काम कर रहा है, अधिकारियों से लेकर करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, दूसरा डिपार्टमेंट 4 साल से काम कर रहा है और जनता को 1 महीना, वो भी इतना टेक्निकल, और फिर बाद में बोलेंगे भैया हमने तो वो पेपर आउट किया था, अभी जनता ने सुझाव नहीं दिए और विरोध भी नहीं दर्शाया। अगर विरोध दर्शाया तो फिर कोर्ट में जाओ, वापस स्टे आया, पैसे वहीं पर बर्बाद, और सुझाव को तो कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ ईगो भी होता है और कुछ ना कुछ ये भी होता है कि जनता का मैं क्यों सुनूं, 20 साल से तो हम कर ही रहे। ये सब खामियां जो है ये नए डिपार्टमेंट के साथ होगी। नई डिपार्टमेंट इस पे अमल करेगा और इस पे एक निश्चित काल स्वरूप में निश्चित प्लान जनता को साथ में लेकर, शासन को, प्रशासन को साथ में लेकर करेगा। ये शासन का ही अंग होगा, मैं तो बोलता हूँ। शासन के लोग, केंद्रीय स्तर के लोग, राज्य स्तरीय मंत्री बहुत बिजी होते हैं, उनको होना भी चाहिए क्योंकि वो चुन के आए हुए, वो जो जनता का चेहरा है। या फिर जो डिफरेंस होगा इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में वो किस तरीके से अलग होगा? जी, चेंजेस इसलिए भी नहीं कर सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट की एक अपनी एक निश्चित क्या बोलते हैं उसको, एक चौकट है पूरा। हाँ, उसके बाहर वो जा नहीं सकता। पुणे में जब मैं, पुणे कॉरपोरेशन में जब मैं, मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा था तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इंजीनियर्स थे। वही इंजीनियर है जो एक्चुअली काम करता है। IAS ऑफिसर तो काम नहीं करता है, नेचुरली वो होना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने पहले तो 10-15 मिनट काउंटर किया, आप कौन सिखाएंगे हमको, हम कई सालों से काम कर रहे हैं। गलत नहीं उनका। जब उनको कॉन्फिडेंस आया कि मैं उनको कुछ काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो उन्हें 80 मिनट उन्होंने मुझे दिया, 80 मिनट्स। और उन्होंने उनका भी दुख जताया कि संजय सर, रात के 9 बजे हम आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, फिर भी हम कमिश्नर की गाली खाते हैं, जनता की खाते हैं, मंत्रियों की गाली खाते हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो एक कलेक्टिव रोड, ट्रांसपोर्ट, सिग्नल, बस, ये एक कलेक्टिव लेके आपने जो प्लान बनाया है ना, वो हम बना नहीं सकते कि हमारा वो ये नहीं है, हमको अधिकार नहीं है, हम फिर सोच भी नहीं जाती है और करने के साथ भी कोई सुनेगा नहीं। अभी मैंने पहले भी बताया कि सभी लोग काम कर रहे हैं, जगह भी अपने पास पर्याप्त है।
अभी हम शूट में देखेंगे कि हमने कल देखा भी होगा कि हम बाहर गए तो हमारे पास 170 फीट चौड़ी सड़क है और फिर भी यातायात इनडिसिप्लिन है, तो हमको माइक्रो डिटेलिंग करनी है जो ये डिपार्टमेंट करेगा और वो माइक्रो डिटेलिंग का एक मापदंड स्थापित करेगा। यू कैन से इट्स अ सेंट्रल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडिया फॉर ईच एंड एवरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा दूं, अभी बसेस तो बहुत आ रही है, एसी बसेस भी आ रही है, फिर भी बस स्टॉप पे कियोस्क क्यों है सुजीत भाई? बोलिए, कोई बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि गलती नहीं है, हमारी सोच वो नहीं है। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरी हर सोच टेंजेंशियल होती है, विभिन्न होती है, ग्रास रूट पे होते हैं। तो मैंने जब स्टडी किया, मैंने, मेरी पत्नी और मेरी बेटी 20 साल में बस में बैठे नहीं है, शायद आप भी नहीं बैठे होगा कि क्यों से भीड़ है। तो मैंने देखा हर बस का दरवाजा जो है, उसकी जो पोजीशन है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है भाई। मेरे हर बस का लेंथ, उसकी बस के दरवाजे, उसकी जगह, उसका नाप जब तक स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तब तक बस स्टॉप स्टैंडर्डाइज नहीं हो गए, तब तक बस स्टॉप स्टैंडर्डाइज नहीं हो गए, तब तक महिलाओं का बस स्टॉप अलग, पुरुषों का बस स्टॉप अलग नहीं होगा। तो मैंने पहले एक ऐसी बस डिजाइन की जो इसी बस की लेंथ पे है, जहाँ पर महिलाओं को चढ़ने के लिए अलग दरवाजा, उतरने के लिए अलग दरवाजा और जेंट्स के लिए अलग, और बस स्टॉप भी अलग। तो एक सुरक्षित और साफ सुथरा यू कैन से ट्रैफिक सिस्टम। मेरी योजना का इनफैक्ट स्लोगन भी है, सेफ एंड स्मूथ ट्रैवल फॉर एवरीवन विथ अ मिनिमम टाइम, मिनिमम चेंजेस एंड मिनिमम एक्सपेंसेस। लॉन्ग टर्म पे हम मेट्रो चला रहे हैं, बीआरटी चला रहे हैं, उड़ान पुल चला रहे हैं, वो करना भी है, लेकिन वापस मैं वहीं आऊँगा। पुणे में पिछले 10 साल में बीआरटी चल रही है। बीआरटी माने बस रैपिड ट्रांजिट, कहीं कहीं शहर में, अभी धारवाड़ में चल रही है। मैंने देखा है कि दिल्ली में पहले बीआरटी बनी जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा हुआ, और बाद में तुड़वाई गई जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा हुआ। ये प्लानिंग होता है, जबकि डिपार्टमेंट काम ही कर रहा है, आपने नहीं बताया। बिल्कुल। तो वो कलेक्टिवली डिपार्टमेंट नहीं था, इसलिए ये ऐसा हुआ। पुणे में आज की तारीख में अभी भी ये हो रहा है। पुणे में एक बड़ा चौक है, कहीं भी हो सकता है, मैं पुणे का, इसलिए मैं पुणे का उदाहरण ले रहा हूँ। ये आपके धारवाड़ में होगा, केरल में होगा, बिहार में होगा, कहीं भी हो सकता है। वहाँ बीआरटी बनी, फिर तुड़वाई गई, फिर अभी उड्डान पुल बनेगा, वापस बीआरटी पीछे से बनेगी। इतने अधिकारी काम करने के बाद अगले 5-10 साल का प्लानिंग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। एक और उदाहरण देके समझाओ, जैसा हमने अभी देखा कि पुणे के आसपास एक रिंग रोड बन रहा है जी। तो मैंने पूछा उसका क्रॉस सेक्शन क्या है भैया, तो मुझे ये आया है जी। ये क्रॉस सेक्शन देखिए, 99% लोग ये क्रॉस सेक्शन नहीं समझेंगे। फिर आपने बोलेंगे हमने जनता के सामने कागज रख दिया है, इस पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया है, तो हमने तो अपना काम किया जी। तो जब मेरे सर का टेक्निकल आदमी ये क्रॉस सेक्शन लेकर अगर अचंभित है, सस्पेंस में है, तो आम जनता क्या समझेगी जी। अधिकारियों की क्या गलती है? अधिकारियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो भी होना चाहिए, लेकिन भारत की जरूरत अलग है, उसके लिए अलग भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। जरूरी नहीं कि हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो हम उसको आंख बंद करके फॉलो करें जी। ये आने के साथ मैंने सिर्फ खुद को 5 घंटे दिए, खुद को 5 घंटे इसी नोएडा में दिए होटल में, और कल रात को 2 बजे तक मैंने यही रिंग रोड जो पुणे के आसपास बनेगी उसका क्रॉस सेक्शन दिया है। सी, जहां पर हर चीज सही ढंग में है, बस लेन हो, पेड़ हो, बीआरटी हो, मेट्रो हो, हर एक का डायमेंशन है। और ये इसमें से कुछ चीज़ें मैंने, मेरे फैक्ट्री के सामने एक बड़ी सड़क है, वहाँ पर ये खुद डायमेंशन डलवाई है, प्रैक्टिकल देखा है, बसेस, 2 व्हीलर, कार पार्क करके देखी है, और फिर इस नतीजे पे आया हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं डायमेंशन से ये प्रूफ भी कर सकता हूँ जी। मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मेरी एक्शन प्लान 70-80% फुल प्रूफ हो जी, जो इम्प्लीमेंट करने से भारत की यातायात व्यवस्था और सड़क व्यवस्था 70 से 80% ठीक तो हो गई, लेकिन 70% एक्सीडेंट भी कम हो गए, जिस पे अभी अब तक हमने गौर नहीं फरमा है। भारत विश्व में सर्वप्रथम है सड़क दुर्घटनाओं में। तकरीबन 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में जान गंवाते हैं, और 2 नंबर पे है चाइना, सिर्फ 36,000।
कितनी बड़ी दरार है, क्यों? जबकि जगह उतनी है, हमने देखी है, पैसा भी खर्च हो रहा है इतनी। और उसमें से सबसे दुर्भाग्य भारत का यह है कि तकरीबन हर साल 50 से 70 हज़ार टू व्हीलर वालों की जान जाती है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इतनी जान तो 70 साल के युद्ध में भी नहीं गई है, और ना 70 साल के आतंकियों ने जो हमला किया उसमें भी नहीं गई है। जबकि हम युद्धों पे कितना हमारा बजट है आपको पता है, और आतंकी के प्रोटेक्शन करना भी चाहिए, उसमें कितना बजट है, उसमें करोड़ों रुपए का बजट है, और टू व्हीलर वाले की जान की कोई कीमत नहीं है। इनफैक्ट एक छोटी सी मैं उपलब्धि दे दूं, जब 2011 साल में मेरे घर के पास एक स्पीड ब्रेकर था और बारिश में एक टू व्हीलर वाला उस स्पीड ब्रेकर पर से उड़ गया और उसकी जगह पर मौत हुई। दैट वॉज द इंसिडेंट, आई शॉक्ड माई सेल्फ। तब तक मैं भी ऐसा ही सोचता था कि यार ये क्या होगा, कैसा होगा, या ऐसे ही चलेगा, काम तो हो ही रहा है, जगह है। कई बार मुझे ये हुआ नहीं, एक आदमी अगर स्पीड ब्रेकर की वजह से जगह जान जाती है तो मुझे कुछ करना चाहिए। और 2011 से लेकर आज तक 6 साल में उस पर माइक्रो डिटेलिंग में काम करा हूँ। मैं अहंकार से नहीं बोलूँगा, बहुत विनम्रता से बोलूँगा। आप सड़क और यातायात का पूरे भारत का कोई भी प्रॉब्लम सामने लाइए, कुछ भी लाइए, मैं उसको भरकस ज़्यादा से 2 या 4 दिन में उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन डिज़ाइन डायमेंशन सके दूंगा। ये ईश्वरी कृपा है मेरे पे। जी, अभी हमने जब बात की, हमने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो है सिर्फ उंगलियां उठती हैं जी, तो क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की दिक्कत नहीं है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इस ओर बढ़ रहा है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन गलत है? डायरेक्शन गलत है ऐसा मैं वापस नहीं बोलूँगा। क्या हो रहा है, मिसिंग लिंक, देयर इज मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक क्या है, एक प्रशासकीय ढांचा है जी, जिसमें आईएएस ऑफिसर है और नीचे सब इंजीनियर्स है, उनकी एक सीमा रेखा है, उसमें वो काम करेगा। आईएएस ऑफिसर मोटा मोटी देखेगा, उसको सैंक्शन करेगा, फिर मंत्रियों के सामने जाएगा। मंत्री वही आईएएस ऑफिसर पर डिपेंड है, वो इंजीनियर्स पे डिपेंड है, और इंजीनियर्स की एक निश्चित सीमा बांधी है। जब मैं पुणे गया था, पुणे में, तो मैं बोला था भैया आप कितने भी रोड बनाइए, कितना भी मार्किंग्स भी करिए, फिर जब तक आप बस स्टॉप का डिफाइन नहीं करोगे तब तक बस स्टॉप पे क्या होने वाला है। तो कॉर्पोरेशन ने बोला सर वो बस स्टॉप हम लोग डिज़ाइन नहीं करते। मैं बोला देन सर वो आरटीओ करेगा। फिर आरटीओ पास गए, सर बोले आरटीओ बोला नहीं, कुछ बस स्टॉप हमारे अंडर है, कुछ कॉर्पोरेशन के अंडर है, क्योंकि वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिलती है। मैं बोला फिर हाईवे पे जो शहर के बाहर हाईवे होता है ना तुरंत, वहाँ भी कुछ बस स्टॉप लगे हैं, वो किसके अंडर है? सर वो NHAI के अंडर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फिर मैं NHAI की तरफ दिल्ली गया, मैं बोला ये फलाना है। एक अच्छी बात मैं उपलब्धि बोलूँ दूँ, हर ऑफिसर ने मुझे बहुत टाइम दिया। NHAI के डायरेक्टर ने मुझे तकरीबन 80 मिनट दिए और सबको बुलाया सामने। तो किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला ठीक है पहले 5-10 मिनट को ही रिलक्टेंट होगा भी, लेकिन भरकस उन्होंने समझने का यत्न किया, समझा, जाना और अपनी बेबस्ता रखी। और सभी तरफ से ये एक आवाज आई कि सर ये केंद्रीय स्तर का होगा। जब तक केंद्रीय स्तर से हर प्रमाणीकरण नहीं होगा, ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, एक हायरार्की नहीं लगेगी और हमको बोला नहीं जाएगा, तब तक हम नहीं करेंगे। ये वो डिपार्टमेंट कर सकता है जो जब एक क्लब करे। बिल्कुल। अब अपने आखिर में पहुंच रहे हैं इस प्रोग्राम के, तो मैं आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम बार बार या सवाल जो उठाते हैं वो पब्लिक पर भी उठते हैं कि पब्लिक जो है वो उसे फॉलो नहीं करता है। जनता क्या करे डिपार्टमेंट के साथ साथ? जी हाँ, जनता की भी बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए अभी हम लोग जनता भी क्या करती है, जब चाहा सड़क क्रॉस कर दिया कहीं पर भी, तो यातायात सुचारू कैसे होगी? उसको भी निश्चित कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से चाहिए कि नहीं स्पीड लेने के लिए। तो ये भी प्रावधान हमने है कि हमने डिवाइडर्स इस तरह स्टैंडर्डाइज किए हैं और इस तरह उसके मार्किंग किए कि जनता को मुश्किल से मैक्सिमम जहाँ है वहाँ से 250 मीटर चलना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, या 250 मीटर। हर 500 मीटर पर डिवाइडर नहीं हो गए, लेकिन 500 मीटर यातायात सुचारू हो गए, माइक्रो लेवल पे है। ये पहली बात। साथ में साथ जनता का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, जो भी इस एक्शन प्लान में लिखा है कि खास करके जब हम लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस की प्रक्रिया हमको बहुत सुधारनी होगी, उसमें भी बहुत बड़ी खामियां हैं। हमको जनता के सामने आरटीओ के मैं तो समझाऊँ सिलेबस में ये एक्शन प्लान आना चाहिए और जनता ने समझना चाहिए कि हाउ टू ड्राइव, क्या कैसा जाना चाहिए, रास्ता क्रॉस करने कहाँ है, लेन मार्किंग कहाँ है,
लेन मार्किंग कहीं तोड़ना है नहीं तोड़ना है। लेकिन फिर भी मैं जनता के साथ इसलिए हूँ, अगर उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा ठीक तरह से देते हैं, परफेक्ट मार्किंग्स देते हैं, परफेक्ट लेन मार्किंग्स है, वही जगह बस स्टॉप है, वही जगह जेब्रा क्रॉसिंग है, तो जनता की एक मानसिकता बनती है, एक मॉब मेंटालिटी जिसको बोलते हैं। मैंने एक रेलवे स्टेशन के सामने का एक पूरा एक डिज़ाइन किया है और हर बस स्टैंड मैंने डिज़ाइन किया है। आई हैव डिज़ाइन 7 टाइप्स ऑफ बस स्टैंड इन एंटायर इंडिया। ये 7 प्रकार के बस स्टैंड अगर पूरे भारत में लगते हैं, वो बस स्टैंड भी तब्दील कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त खर्चा करें। तो लोगों को क्या होता है, लोगों को मालूम है ये बस स्टैंड है ना, तो ये बस स्टैंड में मुझे राइट में ये मिलेगा, लेफ्ट में टिकट विंडो मिलेगा, वहाँ कार पार्किंग मेरी वो होगी, टैक्सी पार्किंग वो होगी। जब ये स्टैंडर्डाइजेशन हर चीज़ में ऊपर से नीचे तक होगा ना, तो जनता 80% तो ऐसे ही ठीक होती है। फिर 10% जनता के लोग एक दूसरे को बोलते हैं भैया वो वहाँ से चला जा, वो वहाँ है, और मुश्किल से 5 या 6% जनता को है वो दंड या सजा की जरूरत होती है। जी, अभी जो हाल का हमारे जो सिस्टम है उसमें हालांकि यही कहा जाता है कि जो पब्लिक है वो रूल्स फॉलो नहीं करती है और जो दंड का प्रावधान है या फाइन का जो हमारे यहाँ पर रेजोल्यूशन है उसे ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की बात कहते हैं। हम कहते हैं कि आप सख्ताई कीजिए और उसके बाद आप रूल रेगुलेशन फॉलो करवा सकते हैं। इसमें आप मानते हैं कि इस चीज़ को जो है डंडे के दम पर करवाया जा सकता है, या हमें पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें फिर पब्लिक सुधरेगी? नहीं, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। इसमें 2 चीज़ करनी होगी। जब मैं अमेरिका गया था तो अमेरिका में जितना से मील के पत्थर होते हैं ना, तो हर जगह एक मील के पत्थर है और वहाँ पर एक लिखा है कुछ 268 368 ऐसा कुछ लिखा है। मैं 50-60 किलोमीटर गया, मैंने दोस्त को पूछा भैया ये हर एक पत्थर पे 268 या 368 ये क्या लिखा है, जब कुछ लिखा ही नहीं। तो बोले ये जो अंक है ना, इसको अमेरिकी जनता बहुत डरती है। मैंने व्हाट इज दैट? तो बोले आप सड़क और यातायात व्यवस्था का अगर एक भी रूल फॉलो नहीं करते हो तो आपको उतना डॉलर आपको दंड बैठेगा, चाहे फिर वो लाइसेंस नहीं है फलाना है, और जिस दिन वक्त दंड बैठेगा वो ऑटोमेटिक आएगा, दूसरे दिन इंश्योरेंस कंपनी भी आपको उतना भी दंड। तो मोटा मोटी मान लो अगर किसी एक गलती की वजह से $800 दंड होता है तो जनता ऐसे ही ठीक होती है। लेकिन अभी शासन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस तरीके से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया सिस्टम जो है तैयार करें, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी तैयार होना चाहिए। बहुत बेहतर बातें आपने बताई पूरे सिस्टम को लेकर संजय जी, जिससे सुधार जो है किस तरीके से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। यानी कि जो सिस्टम है उसमें सुधार होने की जरूरत है। हम छोटी छोटी चीजें कर एक बड़ा बदलाव यहां पर ला सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा जो ट्रैफिक सिस्टम है उसमें मूल चूल परिवर्तन आए और लोगों का जो सफर है वो सुरक्षित हो सके। खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।